राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा एक खरी खोटी। हमारे दो चैनल्स हैं, दोनों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ आज अवनीश भाई पीएन शर्मा जी प्रारब्ध से जुड़ रहे हैं। अवनीश भाई, आज से 5 साल पहले अमित सेंगल जी, एक लेखक विचारक हैं, यूएस में रहते हैं, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था। वो कहते थे कि मोदी जी रचनात्मक विध्वंस कर रहे हैं और जो पुराना जो स्टीरियोटाइप था या पुराना जो सिस्टम चला आ रहा था, जो करप्ट सिस्टम था, उसको उसका विध्वंस करके एक नया सोशल ऑर्डर, एक हर चीज नई, नया काम करने का तरीका, नया सब कुछ नई रचना कर रहे हैं, पुराने का विध्वंस कर रहे हैं। सर, सेम चीज मैं राहुल जी में देख रहा हूं कि वो रचनात्मक विध्वंस कर रहे थे, ये विध्वंसात्मक रचना कर रहे हैं राहुल जी। और इंडी अलायंस के जितने घटक दल हैं जो इनसे जुड़े थे, उन सब का, उन सब की पॉलिटिक्स का, उनके पॉलिटिकल इक्वेशंस का, और यहां तक कि खुद का अपना भी विध्वंस कर रहे हैं नई रचना के लिए। उसको मैं थोड़ा सा और सरल करता हूं। राहुल गांधी के जो सलाहकार लोग हैं, उन्होंने एक बात उनको समझाती है कि जब तक तुम्हारा पुराना जो वोटर बेस था, जो तुमको छोड़ गया, इसलिए तुम कौड़ी के तीन हो गए, मुसलमान और दलित, जब तक ये तुम्हारे फोल्ड में वापस नहीं आएगा, तुम्हारा रिवाइवल नहीं होगा। तो इनको किसी भी कीमत पर मुसलमान को और दलित को अपने पाले में करना है। तो अभी लेटेस्ट इनका जो निशाना है वो दलित चल रहे हैं, दलितों को इनको अपने पाले में करना है। और वो, उनको लगता है कि वो अगर ओबीसी दलित जनगणना की बात करेंगे या दलितों के लिए आरक्षण की बात करेंगे या दलितों को भड़काएंगे, दलितों को भड़का के सड़क पे ले आएंगे, उनको जो है ये समझा दिया जाए कि आपका तो बहुत शोषण हो रहा है देश में, तो दलित उनके पाले में आ जाएगा। लेटेस्ट जो इनका जो बिहार में तो जो चुनाव चल रहा है, और बिहार में जैसे ही इज ट्राइंग टू वू द दलित वोटर, वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि ओबीसी और सवर्ण समाज क्या सोचेगा और कहीं काउंटर पोलराइजेशन तो नहीं हो रहा है। वो सरेआम दलितों को भड़का रहे हैं बिहार में। इसी तरह वो दलितों को भड़का रहे हैं हरियाणा में। इस समय हरियाणा और पंजाब में उनकी एक वेव चल रही है, और ये जो पूरन कुमार की, आईजी पूरन कुमार की जो घटना हुई है, उसमें वो अब इस वक्त दलितों को भड़का रहे हैं। वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि इससे उनका खुद का जो जाट वोट बैंक है, हुड्डा साहब का जो समर्थक वर्ग है, वो असहज हो रहा है। उसी तरह पंजाब में भी जब वो एकदम कपड़ा कुर्ता फाड़ के दलितों के लिए बात कर रहे हैं पंजाब में, तो जो जट या सवर्ण वोट बैंक है वो असहज होता है। पर राहुल को इसकी परवाह नहीं है बिल्कुल। क्या आप इसको कैसे डिकोड करते हैं? राहुल जी कर क्या रहे हैं ये? जी, बाबा जी, आपने एक लंबी भूमिका जो बांधी है, उसमें सभी एस्पेक्ट राहुल गांधी की जो अभी की वर्तमान राजनीति है, वो कहाँ फोकस्ड है, किसको टारगेट कर रहे हैं, सब आपने बता दिया। सर, हम लोगों ने कितनी बार ये दोहराया है कि राहुल गांधी को इस देश के किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनना है। भाड़ में गया मुख्यमंत्री, उनको क्या मतलब है, चाहे वो दिल्ली हो। लोग कहते हैं हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी सीरियस नहीं थे। काहे सीरियस हो भाई? उद्धव बनना था चीफ मिनिस्टर, उनको थोड़ी ना। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी सीरियस नहीं थे। अरे वहां अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता जाने, भाजपा जाने, उनको क्या मतलब है? वो क्यों जाने? उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी सीरियस नहीं है। बताइए, इतना बड़ा बड़ा तौकीर रजा इतने दिनों से अंदर है, 44 साल में पहली बार तौकीर रजा इतने दिन अंदर है।
मायावती जी 48 घंटे से ज्यादा रख नहीं पाई थी, योगी जी ऐसा भीतर की हैं कि बेल की एप्लीकेशन है नहीं डाल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बोल ही नहीं रहे। क्यों बोलेंगे भाई राहुल गांधी? उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है सर। बिहार में तेजस्वी का पूरा फिगर खराब कर दिया उन्होंने। तेजस्वी ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया था, राहुल गांधी गए एसआईआर किए, वोट चोरी किए, तेजस्वी का खाना खराब कर दिए, तो हो गया खाना खराब। राहुल गांधी से क्या मतलब? महागठबंधन में ओवैसी आना चाहते थे बिहार के चुनाव में, नहीं आने दिया कांग्रेस ने, भगा दिया। राहुल गांधी ने इतना तगड़ा स्टैंड लिया। सवाल ये होता है सर कि राहुल गांधी की राजनीति, भारत में राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी को सीधे चुनाव में हरा नहीं सकते। 2014 में उनको लगा कि तुक्का चल गया है नरेंद्र मोदी का, जैसे कि पहले इस देश में हिंदू सोया रहता था, हिंदू जो है अपने चूतिया गति को प्राप्त कर चुका था, हाँ, हीनू टाइप का हो गया था। तो उनको लगा इसी टाइप का है, एक बार एक घुटना खराब हो गया 5 साल में, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, वैसे ये भी निपट जाएगा, खत्म करो यार सरकार इनकी, सिस्टम हमारा। ये मोड था। 19 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा जीत के आए, उनको लगा है यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद से कपड़े फाड़ने राहुल गांधी ने शुरू किया। राहुल गांधी आप देखिए 2014 से जो 2019 उल्लू उल्लू टाइप का था आदमी। उल्लू उल्लू मतलब हो उल्लू, मैंने आउल वाला उल्लू नहीं कह रहा हूं, मतलब एकदम ठीक ठाक बैलेंस आदमी था, खाता पीता अपना। उस समय तक राहुल गांधी को लेके ज्यादातर चर्चाएं यही चलती थी, अरे फिर चले गए नेपाल, फिर चले गए थाईलैंड, यही सब चर्चा चलती। 2019 में जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट हुई तो राहुल गांधी के मास्टर्स को, क्योंकि राहुल गांधी खुद से नियंत्रित नहीं होते, 10 जनपद का पूरा वो परिवार खुद से नियंत्रित नहीं होता भारत की राजनीति में भाई। आज से नहीं, जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस को सोनिया कांग्रेस बनाया है, जब से राजीव गांधी निपट गए, उसके बाद से ये कांग्रेस, अगर किसी को गलतफहमी हो कि इसने कब कांग्रेस आई से अपना नाम जो है राष्ट्रीय कांग्रेस बना लिया वापस, लेकिन वो कांग्रेस सोनिया है। भारत की राजनीति में ये असाइनमेंट पे काम करता है इसका खानदान। यूपीए 1, यूपीए 2, आप बताइए किस तरह से सरकार चल रही थी और हिंदुओं को किस तरह से ठिकाने पे लगाया जा रहा। तो ये अपने एजेंडे पे बिल्कुल काम चल रहे थे। 2014 में ये ब्रेक लग गया। राहुल गांधी को भारत की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भारत के समाज को जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दलितों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्राह्मणों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सवर्णों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यूपी बिहार पंजाब कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? ये आदमी खुद कहता है कि राष्ट्र कोई है ही नहीं है, 26 राज्यों का समूह है, यानी 26 टुकड़े हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है इसको? सर, राहुल केवल भारत की राजनीति में तब तक हैं जब तक इनके मास्टर्स को यहां विखंडन कराना है। जिस दिन भारत कंस्ट्रक्टिव वे पर चलेगा, राहुल गांधी की भारत में उपयोगिता समाप्त। और यही वजह है कि राहुल गांधी कांग्रेस की पॉलिटिक्स, सोनिया की पॉलिटिक्स, वाड्रा की पॉलिटिक्स 2014 के बाद डिस्ट्रक्टिव मोड में गई। क्यों? क्योंकि भारत में एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है, डिलीवरी की पॉलिटिक्स हो रही। दलित, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, इनको टिकट, उनको टिकट, ये आयोग, वो आयोग, ये मंदिर, ऐसा वैसा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यही तो ब्रांडिंग थी कि तुम सवर्णों की पार्टी हो, शहरों की पार्टी हो, भावनात्मक मुद्दे लेके आते हो, मंदिर मस्जिद के मुद्दे लेके आते हो। और याद कीजिए, कल्याण सिंह को निपटा लिया हम लोगों ने मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर, चली गई सरकार। लेकिन यहां 2014 से एक दूसरा कांबो है, सनातन के उत्थान का, एनरिचमेंट का, हिंदुत्व के सम्मान का, और उसी के साथ डिलीवरी की पॉलिटिक्स, सड़क नाली खड़ंजा का अधिकतम लेवल। ये दोनों जो डिलीवरी की पॉलिटिक्स और भावनात्मक राजनीति, इन दोनों राजनीति का जो समुच्चय नरेंद्र मोदी एरा में हुआ है, ये राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के लिए कहां फिट बैठता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव की इनकी राजनीति है। और एक चीज और अंत में जोड़ दूं, अखिलेश यादव यूपी में बर्बाद होंगे तभी राहुल गांधी आबाद होंगे। तेजस्वी यादव बिहार में अगर बर्बाद होंगे राजनीतिक रूप से, तभी इनके लिए कुछ गुंजाइश बनेगी। ममता बनर्जी जब बर्बाद होंगी तो भाजपा सरकार में आएगी, ठीक है, लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी के लिए जगह बनेगी। आज सनातन, डेंगू, मलेरिया कहने वाले साउथ के दल इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जब तक
क्षेत्रीय दल बर्बाद नहीं होंगे भारत की राजनीति में, तब तक कांग्रेस अपने पुराने इक्वेशन पर नहीं आएगी, जहां दलित और मुसलमानों पर ज्यादा फोकस है, इसलिए दलितों को ये भड़का रहे हैं ताकि वो विपदा में आए और ऑप्शन के बारे में सोचें। मुसलमानों को सीधे ऑफर कर रहे हैं, सबको छोड़ो हमारे पास आओ, हम लश्कर कांग्रेस बन के तैयार। सर, इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि जब तक जहालत रहेगी और गुर्बत रहेगी तब तक इस्लाम फलता फूलता रहेगा। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो तालीम है, संपन्नता है। यदि कोई परिवार संपन्न हो जाएगा और अगर पूरी दुनिया शिक्षित हो जाएगी, जहालत से दूर हो जाएगी, तो इस्लाम खतरे में हो जाएगा। सर, कांग्रेस की भी तो यही रही। जब तक देश में गुर्बत रहेगी, जब तक देश में गरीबी रहेगी, जब तक देश में अभाव रहेंगे, जब तक देश में संघर्ष रहेगा, जब तक देश में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन, दंगा फसाद, मार पीट, चोरी चकारी रहेगी, कांग्रेस फलती फूलती रहेगी। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाने का नारा दिया, पर गरीबी दूर करने के लिए कुछ किया नहीं। मुसलमानों को लॉलीपॉप देती रही, पर कभी पेट भर खाना नहीं दिया। मुसलमानों को देश के मूलभूत ढांचे में कभी कोई विकास नहीं किया। उनको कहा कि देश को जितना गरीब बना के रखोगे, देश को रोटी में, बस नमक और रोटी में उलझा के रखो। सर, मोदी ने जो सबसे पहला काम किया है पिछले 10 सालों में, अगर आप देखेंगे, कि रोटी की कोई समस्या रही नहीं गई है। फूड इज नॉट एन इशू नाउ। एक थोड़ा बहुत इशू ईंधन का रहता था कि बरसात में जो है गांव गुरबा को ईंधन नहीं मिलता था, क्योंकि सब लकड़ियां गीली हो जाती थी। जो बहुत बड़ा एक वर्ग था गांव में जो ईंधन बटोर के किसी तरह खाना बनाती थी महिलाएं, आपको पता है। जो जो खेतों में सर जो पशु चरते हैं, तो वो जो गोबर खेतों में उधर सिवान में कर देते हैं, वो पड़ा पड़ा सूख जाता है। मैंने वह गोबर इकट्ठा करके लातों को, लोगों को अपनी झोली में भर के लाते देखा है। कि मैंने कहा, कोई बोले भैया गोईठा, यही से खाना बनी, पर बरसात में वो सब गीला हो जाता था। मैं आपको एक बड़ी बेसिक बात बता रहा हूं दर्शकों को। मोदी ने गैस का सिलेंडर देके वो समस्या भी हल कर दी। अब गरीब आदमी को भोजन समस्या नहीं है। तो निश्चित रूप से जब आपकी जो मूल समस्या थी उसके प्रति आप सुरक्षित हो गए, सिक्योर हो गए, तो अब आप बाकी चीजों पे ध्यान देंगे। तो सर, जो कांग्रेस का जो मुख्य जो आधार था वोट पाने का, गरीबी, गुर्बत, अव्यवस्था, वो दूर कर दी है मोदी ने। तो सर, ये तो उनके वोट, बेसिक वोट बैंक पे चोट आ गई ना। तो अब वो कह रहे हैं कि चलो अब शारीरिक रूप से या फिजिकली यदि वोट बैंक परेशान नहीं है तो मानसिक रूप से कर दिया जाए। इसलिए आरक्षण, संविधान, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं पूरे देश में। और टूल किटें चूंकि सारी फेल हो चुकी हैं, लेटेस्ट टूल किट आई लव मोहम्मद फेल हुई है, वोट चोरी फेल हो गई, तो दलितों को भड़का के सड़क पे ले आया जाए। जेएनजी भी फेल हो गई है। जेएनजी ने तो सुना नेपाल में कोई मस्जिद वस्जिद फूंक दिए हैं सब। सर, नेपाल वाला तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि नेपाल में नेपाली राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी है और जीता है जेएनजे ने। और नेपाल में अगर कोई राष्ट्रवाद जीतता है, और राष्ट्रवाद की परिभाषा अगर आप खोजेंगे तो उसके ठीक पीछे आपको सनातन दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो मूल स्वभाव है वो सनातनी है, हिंदू राष्ट्र होने की वजह से। राजशाही की बहाली की भी अगर बात कोई नेपाल में करता हुआ दिखेगा तो मान के रखिए कि वो हिंदुत्व और सनातन ही वहां पर मजबूत होता है। तो नेपाली राष्ट्रवाद सीधे तौर पर वहां का सनातन है, हिंदुत्व है। चलिए वहां से वापस आते हैं।
सर आपने बड़ी पुरानी, बहुत सारे दर्शकों को ये लग रहा होगा कि बाबा जी बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं कि जब कांग्रेस अभाव की राजनीति में हम लोगों को जिलाती थी, है ना? लोगों को लगता होगा अरे बहुत गुजरे जमाने की बात है। सर 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक पॉइंट था, साल में 9 एलपीजी के सिलेंडर मिलेंगे। 2014 कितना पुराना है सर? जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, नहीं, नरेंद्र मोदी अब जब तक भारत जो है सिलेंडर की लाइन में, मुझे याद है एलपीजी का सिलेंडर जुगाड़ लेना एक अचीवमेंट मानी जाती थी। देश एलपीजी की अचीवमेंट, लाइन में खड़ा था। सर महिलाएं खाना वाना बनाने के बाद मोहल्लों में दोपहर में इस बात की शेखी बघारती थी कि हमारे खसम जो है वो तो खत्म होने के 1 घंटा पहले ले आते हैं, और वो तो हमारी इतनी चिंता करते हैं कि 600 का सिलेंडर 1200 में भी ब्लैक में मिले तो तुरंत कहते हैं कि नहीं 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 पिंकी, तुमको चैला नहीं जलाने देंगे, और हमारे वो तो 1240 रुपए का इस बार सिलेंडर लाए। कौन कितने ब्लैक्स में खरीद के सिलेंडर अफोर्ड करता है, ये शेखी बघारने का समय हुआ करता था, यही 2013-14 में। हमारे जैसी जनरेशन जो आज हम 51-52 में घूम रहे हैं, सुबह 3 बजे साइकिल के स्कूटी के पीछे सिलेंडर बांध के और गैस एजेंसीज के सामने लाइन लगाए हैं साहब। एक समय हुआ करता था कि जिसकी टेलीफोन के लाइनमैन से अगर हाय हेलो हो, वो जो साइकिल पर पीछे इतना बड़ा बस्ता बांध के उसमें पेचकस पिलास लेके चलता था, जो खंबे पे सही होके वो जंक सही करता था, जंपर, उससे अगर पहचान हो, आप अगर सिलेंडर वाले को जानते हैं, मोबाइल जब नया-नया आ गया था, तो उस समय अगर आपके पास जो वितरक है सिलेंडर का, जो वेंडर है, जो वो सप्लायर पहुँचाता जो है, उसका अगर आपके पास नंबर है, वो अगर आपका फ़ोन उठा ले रहा है, और सर और तो और छोड़िए सर, स्टोव मरम्मत की दुकानें और तमाम इस तरह की पान की दुकानें, इनका एक पूरा ग्रे इकोनॉमिक सिस्टम था सर ब्लैक सिलेंडर्स को बेचने का। और 2014 में राहुल की कांग्रेस इस बात की राजनीति करती थी कि साल में 6 सिलेंडर मिलेंगे कि 9 सिलेंडर मिलेंगे, और ऐसा थोड़ी ना था कि बहुत किल्लत थी। हमें सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार याद है, मैं उस समय असम में रहा करता था। दर्शक रिलेट करेंगे, उन 5 सालों में भी सिलेंडर की स्थिति सहज हो गई थी, लेकिन जैसे ही यूपीए 1 आया, कांग्रेस आई, उसने फिर पुरानी स्थिति बहाल कर दी। और एक छोटी सी और बात सर, लोगों को भूल जाता है सर, बड़ा जरूरी है। हम गांव से आते हैं, ऐसा नहीं एकदम प्योर शहरी बाबू नहीं है, मेरे अपने नाम पर किसान भाई है। इसलिए जब कोई अगरा के कहता है कि मैं किसान हूं, अन्नदाता का दुख तुम लोग क्या जानोगे, बैठ के भाषण देते हो, तो भैया हमारे पास भी किसान भाई है, ठीक है, अधिया पे खेती कराते हैं। याद करिए सर, कोई ऐसा कृषि का सीजन, खेती का सीजन नहीं बीतता था जब इस तरह के अखबार में समाचार पटे रहते थे, साधन सहकारी समिति पर चले डंडे, हुआ लाठीचार्ज। किस लिए? खाद के चक्कर में। होता क्या था, ये यूरिया फिरिया जितनी आती थी, उसको सब उठा के कानवानपुर में जितनी केमिकल फैक्ट्रियां हैं, वो अपने रॉ मटेरियल के रूप में बेच दिया जाता था। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया सर, 2% वही नीम कोटेड एरिया यूरिया घुसड़वाया यूरिया में, और उनका रॉ मटेरियल के नाम पर वो काम खत्म हो गया। आज देखिए, आप बता दीजिए किसी ने कहा हो कि खाद की किल्लत वाला और सहकारी समितियों पर चले डंडे। ये छोटे-छोटे काम है सर। और अभी आपने दलितों को भड़काने की बात कही ना सर, सर बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, ये भरे पेट वाले जो है ना, जो अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहते हैं, बुरा न माने, वो कहते हैं कि ये करोड़ों लोगों को राशन क्यों खिला रहा है मोदिया। उनको इसके पीछे की इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है। हम ठेल के जितना अन्न उत्पादित कर दे रहे हैं, उसको इधर-उधर देने के बाद अगर उसके भंडारण का काम करने लगे तो एफसीआई को और बाकी लोगों को इतना उसके स्टोरेज के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो मोदी तो डबल गेम कर रहे हैं भाई। एक्स्ट्रा है तो उसके अपने यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या कहती थी, करती थी? पंजाब की ऐसी तस्वीरें किसको नहीं याद है सर? पंजाब से सबसे ज्यादा ऐसी तस्वीरें आती थी जब एफसीआई के खुले गोदामों में और तमाम मैदानों में हजारों हजारों लाखों कुंटल गेहूं ऐसे बरसात में सड़ जाते थे, क्योंकि अंदर गोदाम भरे होते थे। और उसके बाद ये साठगांठ था शराब सिंडिकेट के साथ
उसके बाद उसको कौड़ियों के दाम में ऑक्शन होता था और शराब के जितने मैन्युफैक्चरर थे वो कॉकस और सिंडिकेट उसको खरीद के ले जाता था। गजब का इकोनॉमी थी सर। तो सवाल ये होता है सर कि आज अगर हर घर शौचालय बना है ना, तो वो जो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है ना, जो बड़े लोग थे उन्होंने अपने नोट से बना लिया था सर गाँव में शौचालय। लेकिन वही हमारा दलित भाई, उसी की बेटी, ये मुजफ्फरपुर दंगा किस लिए हुआ था सर? याद है ना सबको? किसकी लड़की छेड़ी थी? लड़कियां किसकी छेड़ी जाती थी खेतों के तरफ जाते हुए सर? सबसे ज्यादा उसी हमारे हिंदू भाई बहन, जो हमारे दलित भाई बहन है। मायावती जी की रैली अभी हुई है ना, मायावती जी ने योगी जी को क्यों आई लव यू बोला है? राष्ट्रवाद की राजनीति करती हैं। वो जानती हैं कि पेट हमारे लोगों का भर रहा है, शौचालय हमारे लोगों के काम आ रहा है। अगर निष्पक्षता से डबल इंजन की सरकारें और नरेंद्र मोदी और योगी जैसी सरकारें, हेमंता जैसी सरकारें अगर डबल इंजन का काम कर रही हैं, तो सर प्रधानमंत्री के घर आवास योजना उन्हीं को मिल रहा है, उज्ज्वला आवास योजना उन्हीं को मिल रहा है। ठाकुर साहब, पंडित जी और जायसवाल साहब और मारवाड़ी साहब के यहाँ पहले से गैस था सर। सबसे ज्यादा अभाव में कौन है सर? वही थे और उनको संतृप्त रहे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जैसे तुम्हारे 8 जिलों के नाम नहीं बदल रहे योगी जी। अंबेडकर के नाम पर, फुले के नाम पर जो हमारे बने हुए हैं स्मारक, उनको बढ़ा रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, खाना मिल रहा है, सड़कें बन रही। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कौन करता है सर? कौन सबसे ज्यादा एंजॉय किया है बताइए ना? हमारे वही दलित हिंदू भाई बहन। और ये राहुल गांधी की बिसात है सर, उनको बाहर ले आएंगे। बहन जी ने संकेत दे दिया सर, और इसी 27 के इलेक्शन में यूपी में दिखाई दे जाएगा। 25 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश है सर। इतना बड़ा सैंपल साइज किसी भी देश की रसायन को नापने के लिए पर्याप्त होता है। तो सर जलाने वाले अपना काम करेंगे, लेकिन 2014 से देश तो नहीं मान रहा ना सर, वो दलित भाई तो नहीं मान रहे ना सर। सवाल यह है कि वो भड़काएंगे। उनको नहीं किसी नहीं, ने समझा मैं दिया है कि मेरा मुसलमान और अंतिम दलित सर, वापस ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। आखिरी एक टिप्पणी। राहुल की इस पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा असहज तो खुद इंडिया अलायंस के घटक दल हो रहे हैं, अखिलेश हो रहे हैं, तेजस्वी हो रहे हैं। सर इसीलिए ममता बनर्जी घुसने नहीं देती राहुल को बंगाल में। घुसने नहीं दे रही है राहुल को। वो कभी नहीं घुसने देगी। और ये बात क्या राहुल उसके लिए जहर है, अजगर है? अखिलेश यादव को नहीं समझ में आ रही है। लेकिन चक्कर जानते क्या है सर? नरेंद्र मोदी और ये जो राष्ट्रवाद का उभार हुआ है, योगी आदित्यनाथ, हेमंता, इधर धामी, इधर और जगह कुछ कुछ जगह मध्य प्रदेश वगैरह में गलत चुनाव भी हुए हैं, ठीक है, पार्टी अपना समझेगी। सवाल यह है सर कि जैसे नहीं होता है कि फलाने के मुंह पे खून लग गया है। दरअसल 2014 से बृहद हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुंह पर क्रांति का खून लग गया है, सकारात्मक खून। और वो जान गया है कि उंगली दबाओ और काम बहुत सही से हो रहा है। मायावती जी ऐसे ही थोड़ी ना सहेज के चली गई हैं। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि भाजपा को उड़ दो। इस बार तो उल्टा बोली है 2022 के। उन्होंने कहा कि इस बार हर सीट पे मजबूती से लड़ेंगे। उनका कहना सिर्फ इतना है कि 22.23% जो 17 में हमारे पास था वो हमारे पास वापस चले आओ। मन हो तो बीजेपी को दे देना। हमारे पास खाली वापस चले आओगे तो 17 में जो हाल हुआ था अखिलेश यादव का, 27 में उससे भी बुरा हाल होगा। मायावती जी यही चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि राष्ट्र का भला इस सरकार में है, डबल इंजनों की सरकार में है, और सबका पेट भर रहा है, सबको सुरक्षा मिल रही है, सबको स्वास्थ्य मिल रहा है, सबको अच्छी सड़कें मिल रही हैं, विश्व की राजनीति नहीं हो रही है। और जो भारत को बर्बाद करने और एक ऐसा समर्थ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा भी आदमी है जो कहता है गजवाए हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद करेंगे। उधर असम में हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं हमको मियां ऊंट नहीं चाहिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े आदमी है सर। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उनकी बतिया मानता कौन है? जिसके लिए वो कहते हैं वो भी नहीं मानता है, कोर्ट नहीं देता उनको। ठीक है। तो सर आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करूंगा, परंतु मैं ये देख रहा हूं कि राहुल जी देश को तोड़ने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं। देश में आग लगाना और उनका नेपाल क्रांति का सपना अभी अधूरा रह गया है, उसमें वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं। आपने समय दिया सर, सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। प्रणाम सर।